अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 है, लेकिन जो चैप्टर 1 है आपका शीत युद्ध का दौर, उसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। ये इसी चैप्टर को 1 माना गया है। तो इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब हम इसमें जाने की जो दूसरी दुनिया थी उस तरीके मतलब दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध की बात करें, शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 तक चला। एक लंबा ऐसा युद्ध, एक ऐसा युद्ध था इसमें कभी एक देश दूसरे देश के सामने नहीं आए। इसमें क्या दो दो दोस्त था, ईर्ष्या थी, इसकी भावना था। और इस युद्ध में हथियारों की होड़ थी, कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार रखेगा, इस तरीके का युद्ध लड़ा गया था। और यूएसए की बात की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, 50 राज्यों का देश था। इसमें क्या 50 राज्यों का देश था। पूंजीवादी व्यवस्था थी इसकी। निजीकरण की बात करता था, मतलब जो प्राइवेटलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था, बेरोजगारी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आर्थिक विषमानता भी थी। मतलब जो आर्थिक विषमानता भी थी, कोई अमीर वर्ग ज़्यादा है, कोई गरीब है, तो इस तरीके की वहाँ भी देखने को मिलता था। आय विषमानता भी थी। और इसका अपोजिट बिल्कुल क्या था, यूएसएसआर में ऐसा कुछ नहीं था। वो इसका बिल्कुल ही क्या कहता अपोजिट था। यूएसएसआर में जिसे सोवियत समाज गणराज्य की बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया के नाम से भी जानते हैं। रसिया के नाम से जानते हैं। ये 15 राज्यों का संघ था। इसको मतलब 15 राज्यों के मिला के एक संघ बनाया गया जिसका नाम था सोवियत संघ। और इसका निर्माण 1920 में हुआ था, जो व्लादिमीर जो बोल्शेविक क्रांति के बाद हुई थी। 1900 साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया था इसने। और साम्यवादी पार्टी जो थी केंद्रीकृत व्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी थी उसकी कैसी थी, साम्यवादी केंद्रीकृत व्यवस्था थी, केंद्रीय थी। और आर्थिक असमानता थी, यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, और राज्य पर नियंत्रण था यहाँ पे। इस तरीके की था ये। और उसमें ये धनी था, संपन्न था उसमें ये सोवियत संघ। और उसके अमेरिका के मुकाबले ये अच्छा उस समय प्रगति प्रोग्रेस पे लगा हुआ मतलब था। सोवियत प्रणाली की बात इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में आता भी है। जो सोवियत प्रणाली की बात करें, सोवियत प्रणाली रूप मतलब सोवियत रूप में साम्यवादी व्यवस्था है, मतलब जो है साम्यवादी व्यवस्था है। और सोवियत प्रणाली कहा जाता था जहाँ केंद्रीकृत व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था। यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था तथा मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित। ये किसके, मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित जो व्यवस्था थी। यहाँ चुनाव नहीं होते थे, अर्थात लोकतंत्र का अभाव था। जन्मदाता की बात करें, व्लादिमीर लेनिन थे और साम्यवादी पार्टी के संस्थापक भी थे और यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति भी बने थे व्लादिमीर लेनिन इस पार्टी की। और उस कहाँ की बात की, यूएसएसआर के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। यहाँ की सरकार जवाबदेही नहीं थी, वही है क्योंकि लोकतंत्र का अभाव था और सरकार जवाबदेही नहीं थी। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण हैं, मतलब किस तरीके से विघटन के कारण रहे। शीत युद्ध में अधिक धन व्यय हो चुका था, क्योंकि 1945 से लेकर 1990 तक चला एक लंबा युद्ध था कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या था, धन तो खर्च हो ही रहा था। और नौकरशाही एक वर्ग था, बड़े लंबे समय तक सोवियत संघ से नाराज चल रहा था, उसके भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और हथियारों की होड़ पर अधिक धन व्यय, मतलब एक दूसरे देश मतलब क्या कर रहे थे, हथियारों की होड़ थी, तो हथियारों को खरीदे जा रहे थे। तो निरंकुश शासन व्यवस्था थी, मतलब सरकार बिल्कुल भी, जो सरकार थी, जो जवाबदेही पार्टी, जो बातों पार्टी थी कि द्वारा अपने कार्यों का कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा था। और जनता में आक्रोश बढ़ने लगा था और एक वर्ग लंबे समय तक नाराज चल रहा था। और वहाँ पे भ्रष्टाचार भी था। गोर्बाचेव की नीतियाँ की बात करें और प्राकृतिक आपदा, कई वर्षों तक बर्फबारी होती रही, क्योंकि जो सोवियत संघ की बात करें, क्योंकि ऐसी जगह पे था वहाँ पे अधिक समय क्या आती, प्राकृतिक आपदाएं आती थी, कभी भूस्खलन हो और लंबे समय तक बर्फबारी होती थी, क्योंकि ठंडी इलाका था ये वहाँ पे। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और गोर्बाचेव की नीतियाँ की बात करें, गोर्बाचेव की क्या क्या नीतियाँ थी। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं गोर्बाचेव। स्थिति को सुधारने के लिए खुले हार की नीति अपनाते हुए साम्यवाद से हुई थी, मतलब साम्यवादी से। और इन्होंने पेरेस्ट्राइका की व्यवस्था को अपनाया था, मतलब खुले हार की नीतियों की बात करें अपनाया था। और अपनाने की नीतियाँ अधिक थी, लेकिन परंतु उस समय काफ़ी देर हो चुकी। जब तक क्या था 1985 में काफ़ी देर हो चुकी थी, और जितना भी था ये बड़ी रहा। इनकी नीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी नीति इन्होंने चलाई थी, गोर्बाचेव की नीतियाँ पूछता है कौन कौन सी
इनके द्वारा चलाई गई थी। पेरेस्ट्राइका और ग्लेस्ट्राइक नाम की जो नीतियाँ इन्होंने अपनाई थी और खुले हार की नीति थी। साम्यवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई थी इन्होंने, मतलब साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाई, मतलब साम्यवादी तो थे ही और इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, परंतु ये प्रक्रिया धीमी रही जिस कारण स्थिति बिगड़ गई। गोर्बाचेव की नीतियों के पश्चात यूएसएसआर का विघटन हो गया था। उसी नीतियाँ अपनाई, देन क्या हुआ था, जो उनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी और विघटन होने लगा था। 1989 में जो बर्लिन की दीवार गिर गई थी, वहाँ की जनता ने गिरा दी थी और जर्मनी का एकीकरण हो गया था उसी समय। और जर्मनी के एकीकरण के पश्चात पूरा जर्मनी की बात करें, अमेरिका के प्रभाव के कारण विकसित हो चुका है। तो मतलब अमेरिका के प्रभाव था, इसके कारण क्या विकसित हो चुका, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। इस घटना के पश्चात यूएसएसआर के साथ जो देश थे उन्होंने भी अलग होने की घोषणा कर दी। मतलब क्या किया, अब वो देश भी अलग होना चाह रहे थे। जैसे ही 1990 में विघटन हो जाता है और 1991 में सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस अलग हुए थे। ये 3 देश हैं सबसे पहले अलग हुए थे। जॉर्जिया नहीं था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस अलग हुए थे और ये 15 देश थे, ये अलग हो चुके थे। जो 15 देशों में से ये 3 देश क्या उन्होंने अलग, लेकिन जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, रूस को माना जाता है। पेपर में पूछता है कि यूएसएसआर का सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, रूस को माना जाता है। शॉक थेरेपी की बात करें, शॉक थेरेपी क्या थी, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है। ये एक मॉडल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा और विश्व बैंक ने दिया था, जिसके अंतर्गत साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने की बात कही गई थी। मतलब इसको अपनाने की बात कही गई थी, इसको छोड़ के इसको अपनाएं। और इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ क्या था, इसका शाब्दिक अर्थ है घाव देकर उपचार करना। 1990 में यूएसएसआर ने इस मॉडल को अपनाया और यूएसएसआर का पतन हो गया। वही 1990 में अपनाने के बाद ही उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। पेपर में पूछता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या था, घाव देकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या क्या रहा, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम रहा। जो रूसी मुद्रा थी रूबल में भारी गिरावट आने लगी, जो मुद्रा थी रूबल भारी गिरावट आई, बैंकों का दिवालिया होने लगा था। क्योंकि क्या किया था अमेरिका ने, ये किया था क्योंकि अमेरिकी जो बैंक थी, जो यूएसएसआर में सोवियत संघ में आई, वहाँ पे बैंक स्थापित की और लोगों ने मतलब अपना पैसा था, पूंजी जो उसमें जमा की, और जमा करने के बाद के जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जो बैंकें थी वो सारी बैंकें कहाँ चली गई थी, फिर अमेरिका चली गई। तो इस तरीके से बैंकों का दिवालिया हो चुका था और इस तरीके से और उद्योग धंधे पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे, और जिससे इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ही इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है और फेमस है। और यूएसएसआर का पतन हुआ था और विश्व स्तर पर 15 नए देशों का उदय हुआ था। जैसे यूएसएसआर का पतन होता है उसी समय, मतलब जैसे पतन हुआ तो 15 नए देश उभर कर सामने आते हैं। साम्यवादी का अंत हुआ और पूंजीवादी संपूर्ण विश्व में फैल गई। आज भी देखते हो कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की वर्चस्व है। अमेरिका जब चाहता है, अभी इसमें भी देख सकते हो टैरिफ वॉर खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है और अपने आप को वो सर्वशक्तिशाली मानता है और शीत युद्ध का इस तरीके क्या होता है, शीत युद्ध का अंत हो जाता है। भारत तथा पूर्व साम्यवादी देश की बात करते हैं, क्या भारत के साथ उनके और इनके क्या क्या रिलेशन रहे की बात करते हैं। भारत का पूर्व साम्यवादी देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सोवियत संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। भारत का रूस के साथ आंतरिक तथा परमाणु कसर देखने को मिलता है। मतलब असर देखने को, कसर नहीं होगा, असर होगा, यहाँ पे आज से कर लेना, सही कर लेना इसको, क्या असर देखने को मिला। दोनों देशों के बीच 2001 में 80 मुद्दों पर द्विपक्षीय समझौता हुआ था। क्या हुआ था, 2001 में 80 मुद्दों पर समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, इसको कर लेना। और भारत अपने हथियारों सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है। जितने भी हथियार वगैरह आते हैं वॉर से रिलेटेड और जो जितने भी होते हैं सारे कहाँ से आते
भारतीय फिल्मों तथा कलाकारों को अधिक सम्मान इन्हीं देशों में मिलता है, खास तौर पर उज़्बेकिस्तान। जिसे उस समय की बात करें, जैसे राज कपूर वहाँ, जिस तरह राज कपूर उस समय घर घर में फेमस थे, बहुत फेमस थे। और साम्यवाद देशों में सामूहिक खेती होती थी। और जो तजाकिस्तान जब अलग हुआ तो गृह युद्ध की चपेट में 10 वर्षों तक रहा, मतलब अलग हुआ 10 वर्ष तक वहाँ पर गृह युद्ध चला। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में बढ़ जाता है, चेको और स्लोवाकिया। 1991 में यूगोस्लाविया ने क्या होता है, बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया और क्रोएशिया अलग हुए थे। ये बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी, जो 28 वर्षों तक खड़ी रही थी, कहीं ना कहीं तक रही। और पेपर में पूछता है कि जो कहीं ना कहीं बर्लिन की दीवार किस चीज़ का प्रतीक थी, शीत युद्ध का। ठीक है, शीत युद्ध का प्रतीक रही कहीं ना कहीं। अब हमें एक यहाँ पे नए टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1990 तक चला था। किन दो महाशक्तियों के बीच, जैसे एक तरफ यूएसएसए था और यूएसएसआर, एक महाशक्ति बची हुई थी। और 1990 में जिसका अंत हो जाता है वो कौन था, यूएसएसआर था। इसमें जान लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उस टाइम सिलेबस में, मतलब देख लेना सिलेबस में आपकी ये है तो पढ़ लेना, अगर नहीं है तब भी नॉलेज के तौर पे आपको पता होना चाहिए। 1990 में होता क्या है, 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और इराक के राष्ट्रपति उसमें सद्दाम हुसैन थे। उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। और अमेरिका ने यूएनए से अनुमति लेकर 34 देशों के साथ मिलकर और 66,000 सैनिकों के साथ इराक पर क्या करता, हमला कर देता है वहाँ पे। और इसके कहीं ना कहीं 34% सैनिक थे अमेरिका के थे उसमें। जैसे 66,000 सैनिक थे, उसमें 34% किसके सैनिक थे, अमेरिका के ही थे। और सद्दाम हुसैन ने दावा किया था कि ये युद्ध 100 दिनों का एक युद्ध होगा, मतलब 100 युद्धों की एक युद्ध होगा, मतलब। परंतु उनकी सेना चंद घंटों भी नहीं टिक पाई थी और अमेरिका ने इस ऑपरेशन का नाम ईस्ट स्मार्ट और या प्रथम खाड़ी युद्ध की संख्या दी थी। और इसे कंप्यूटर युद्ध की संख्या भी दी तथा जिसे स्मार्ट नया कहा जाता है। मतलब इसको माना जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर युद्ध की संख्या दी। ऑपरेशन ईस्ट स्मार्ट या प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका ने कुवैत पे कहीं ना कहीं इराक पे हमला किया था, इसके बारे में। और 9/11 तो पता ही, बहुत फेमस है इतिहास में। 9/11 क्या था, 11 सितंबर 2001 में अल-कायदा आतंकवादी संगठन ने विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 4 विमान हाईजैक कर लिए थे और उस पर हमला किया और 2 विमान वर्ल्ड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा गए थे। उस बिल्डिंग से टकराए और टकराने के बाद उस बिल्डिंग का बहुत ही नुकसान हो गया था, बिल्डिंग गिर गई थी। और यहाँ पे ये विभिन्न होगा, इसको सही कर लेना है, वहाँ पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और ना डबल ना हो जाएगा। विभिन्न पुलिस मुख्यालय पर, जैसे पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिरा था एक, मतलब वहाँ के विभिन्न मुख्यालय पे गिरा। एक जो विमान था पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिरा। और इस हमले के बाद अमेरिका ने क्योंकि अमेरिका को भी बदला लेना था इस युद्ध का, इदरियम फ्रीडम चलाया, जिसके तहत अफ़गानी और तालिबान पर हवाई हमले किए थे। क्योंकि जो उस समय अफ़गानी और तालिबान, मतलब अफ़गानी को ही तालिबान के नाम से जाना जाता है, उस पर उसने हमला किए। ये पूरा था 9/11। और मध्य पूर्व संकट अफ़गानिस्तान की बात करते, ये पेपर में आता है। 1979 से 89 के टाइम पीरियड के बाद 10 साल चला कहीं ना कहीं ये युद्ध। तो जानते हैं अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है, मतलब चारों तरफ से किससे, भूमि से घिरा हुआ देश है। और इसके मुख्य भूभाग में हिंदू कुश पहाड़ियाँ और दक्षिण हिस्से में रेगिस्तान है। यहाँ कम उपजाऊ भूमि है, मतलब भूमि क्या है, कम उपजाऊ है। यहाँ की जनसंख्या का 42 हिस्सा, परंतु 27 हिस्सा जो ताजिक और कुछ हिस्सा उज्बेक हजारा आदि है, मतलब 27% यहाँ का और 42% उस तजागिस्तान था उसका हिस्सा था। अफ़गानिस्तान के संस्थापक
अहमद शाह अब्दाली थे। मतलब जो अफ़गानिस्तान को बात करें, अफ़गानिस्तान को बसाने का या संस्थापक किसको माना जाता है? अहमद शाह अब्दाली को। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को हम डुरंड रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं, जो जानते हैं, जो 2640 किलोमीटर है। और 1893 में इस ब्रिटिश ने ही इनका मतलब ये लाइन को डिक्लेयर किया था, इन्होंने बनाने की बात की थी। पेपर में आता है अफ़गानिस्तान संकट क्या था? सन 1978 में अफ़गानिस्तान की जो दाऊद खान की सरकार को वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे PDPA के नाम से आता है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ द अफ़गानिस्तान, द्वारा गिरा दिया गया था। मतलब जो पार्टी थी PDPA ने इसका क्या वहाँ की सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस पार्टी मतलब सरकार को गिरा देती है। बिल्कुल भी गिराने के बाद जो PD पार्टी थी, मतलब क्या था, PDPA पार्टी ने अफ़गानिस्तान में भूमि सुधार शुरू किए। जो भूमि था उसको सुधार शुरू किया। यहाँ पे छोटी कीमत है, जिसके तहत भूमि की एक अधिकतम सीमा से अधिक भूमि जिस व्यक्ति को भूमि दी गई जिसके पास भूमि कम थी। मतलब क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति के पास भूमि ज़्यादा थी और किसी के पास कम थी, लेकिन उस व्यक्ति को भी भूमि कम दी गई। मतलब उसमें ये बात की कम थी। भूमि सुधार के इस फैसले को वहाँ पर विरोध हुआ था। मतलब ये भूमि सुधार आया तो वहाँ पर, आप सोचो, जिस व्यक्ति के पास कम भूमि भी थी उसको भी भूमि एक सीमा से अधिक भूमि मिल रही थी, तो इस वहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जो जिहाद शुरू किए कर दिया। और इसके बाद में अफ़गानिस्तान में संकट की शुरुआत हुई और जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ से मदद मांगी थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में क्या कम्युनिस्ट पार्टी का भी वर्चस्व रहा था और जैसे सोवियत संघ का भी और अमेरिका दोनों ने वर्चस्व दिखाया था। और इसने सोवियत संघ से भी मदद मांगी और सोवियत संघ ने 24 दिसंबर की 1979 में अफ़गानिस्तान में अपनी सेना भेज दी थी। क्या कर 24 दिसंबर को 1979 को क्या करता है अफ़गानिस्तान, सोवियत संघ ने अपनी वहाँ की सेना भेज देता है। और 1989 में अफ़गानिस्तान की जनता ने भारी दबाव के कारण कम्युनिस्ट पार्टी की सेना वापस बुला ली गई। और दूसरा फ़ायदा उठाकर और 1989 की तालिबान अलकायदा ने द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो क्या होता है, 1989 द्वारा फिर अलकायदा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और वहाँ की गवर्नमेंट को अपने अंडर में कब्जा कर लिया। और तालिबान शासन से जनता और परेशान हुई। और 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन की, अभी हमने बताया था कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन इंड्यूरिंग द्वारा और लोकतंत्र कायम रहा, लेकिन परंतु और अगस्त 2021 में ही फिर तालिबानों ने क्या किया, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और अभी तक तालिबान का ही, अब यहाँ पे किसका शासन है, तालिबान का शासन है पाकिस्तान पर। और 20 साल के बाद यहाँ अमेरिका रहा और कहीं ना कहीं फिर इसमें अमेरिका को समर्थक सरकार रही। लेकिन अब इसके बाद 2021 में अमेरिका के को इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। अरब विद्रोह या अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, 2010 में चलाया गया था। कब? ये 2010 में चलाया गया था। ये अरब स्प्रिंग कब चला था? 2010 में चला था। पेपर में आता है कब चलाया गया था, और ये 2010 में चला था। 2010 में चलाया अरब स्प्रिंग, ये नहीं है 2009 नहीं 10। और अरब विद्रोह अरब के देशों के द्वारा अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ किया गया था और एक लोकतंत्र समर्थक विद्रोह था जो कि ट्यूनीशिया से शुरू होता। जो पूछता है पेपर में कि जो अरब स्प्रिंग किस देश से शुरू हुआ था? ट्यूनीशिया से शुरू होता है। किसके अभाव के कारण? मतलब जो वहाँ पे लोकतंत्र तो था ही नहीं, लेकिन लोकतंत्र समर्थक रहा, क्योंकि एक वहाँ पे एक व्यक्ति था, अभी हम पढ़ेंगे, जैसा कि फल बेचने वाला होता है ट्यूनीशिया सरकार के सामने। अब उसकी रेडी लगाता है, रेडी को लगाने नहीं देते हैं और व्यक्ति को गुस्सा आता है। फिर वो सरकार के जाता है, सरकार जो पुलिस थी वहाँ की बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करता है। फिर वो क्या करता है, बहुत गुस्से में आता है। फिर जो ट्यूनीशिया की सरकार की सरकारी दफ्तर के सामने ही अपने आप को पेट्रोल को डाल के मतलब आग जलाकर आत्महत्या कर लेता है। और इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद मतलब उस व्यक्ति की अकेले मृत्यु होती है और पूरी ट्यूनीशिया में लोग, मतलब की बात है, लोग को सड़कों पर उतर आते आंदोलन करने लगते। तो वहाँ की सरकार को भी आप क्या कदम झुकना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोकतंत्र समर्थक देश, हम लोकतंत्र भी मानते थे। अपनी आवाज़ को शांतिपूर्वक से वो व्यक्ति रख रहा था, लेकिन जब भी वहाँ की सरकार उस बात को मानने को तैयार ही नहीं
तो इस तरीके पूरे देश से अब ट्यूनीशिया से लेकर पूरे अरब में फैल जाता है ये विद्रोह। जैसे शुरुआत ट्यूनीशिया के एक सब्जी और फल विक्रेता था। यहाँ पे सब्जी विक्रेता आ जाएगा, इसका विक्रेट ये था विक्रेट। और उसका उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद बाउजीजी। अपनी दुकान के लाइसेंस का आवेदन किया और उन्हें लाइसेंस देने से मना कर दिया गया था। मतलब उन्होंने लाइसेंस मांगना और लाइसेंस क्योंकि वो रेडी लगाने का काम करते थे, फल विक्रेता थे। और 17 दिसंबर को क्या हुआ था, 17 दिसंबर को जब ये अपना सामान बेचने के लिए अपने स्थान पर पहुँचे तो वहाँ पर भी कोई और फल बेच रहा था। जब इन्होंने ये पुलिस से मतलब बातचीत की तो पुलिस ने इनके साथ मारपीट की। मतलब ये बातचीत उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसी सी बात है, तो पुलिस ने इनके साथ क्या मारपीट की, तो कहीं ना कहीं तो गलत था ही। और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने ट्यूनीशिया की सरकार के दफ्तर के सामने आत्महत्या कर ली। मतलब आत्महत्या की, उन्होंने अपने आप को पेट्रोल डाल के और अपनी आग जलाकर हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के बाद और वहाँ के लोगों ने अपनी तानाशाह सरकार के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कैसी तानाशाह सरकार के खिलाफ वहाँ के लोगों ने क्या विद्रोह करना शुरू कर दिया। और सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए लोगों के ऊपर गोलियां तक चलवा दी। मतलब अब सोचो, उस विद्रोह को रोकने के लिए गोली भी चलवा दी, लेकिन विद्रोह को भी नहीं रोका जा सका। मतलब अब लोग विद्रोह कर रहे थे, अब कैसे आवाज़, एक व्यक्ति को तो आवाज़ तो हम दबा सकते हैं, जहाँ एक व्यक्ति से ज़्यादा 500 व्यक्ति हो जाएं तो हम उनकी आवाज़ को कैसे दबा सकते हैं? दबाना संभव ही नहीं, मतलब असंभव कार्य हो, मतलब संभव तो है ही नहीं, हम कैसे दबा सकते हैं? क्योंकि अब एक व्यक्ति को आवाज़ चलो हमने दबा दी, लेकिन अब वहाँ पर भीड़ हो चुकी थी। उस वक्त वहाँ पर अलाउद्दीन बिन अली का शासन था। वहाँ पे इनका अलाउद्दीन जो शासक थे वहाँ के, जो उनका शासन था, वहाँ पे इनकी सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए वहाँ पर क्या मतलब क्या कर्फ्यू लगवा देते हैं। लेकिन लोग फिर भी शांत नहीं हुए और अंत में बिन अली को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। मतलब अंत में उनको क्या इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है कि लोग विद्रोह करते हैं, शांत नहीं होते हैं, तो क्या हो जाता है, अंत में उनको इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। और ट्यूनीशिया से अब सोचो, देखो स्टार्टिंग ट्यूनीशिया से हुई और कहाँ कहाँ तक फैल जाता है। ट्यूनीशिया से अरब देशों में फैला, मिस्र में फैल जाता है, लीबिया में फैला, सीरिया में, यमन में और मैक्सिको देशों आदि में फैल जाता है ये ट्यूनीशिया। स्टार्टिंग ट्यूनीशिया से होती है और कहाँ कहाँ ये फैल चुका था। अरब विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था क्या, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? और वही था, मतलब तानाशाह को समाप्त करना था और जो भ्रष्ट शासकों से मुक्ति पाना था, इनका उद्देश्य था। लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था, मतलब आप चाहते थे कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बात करते थे। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, गरीबी बेरोजगारी समाप्ति के लिए भी इस तरीके से इनका मुख्य उद्देश्य यही था। इसलिए इनको मतलब अरब विद्रोह चलाया। मतलब इनके उद्देश्य ये थे। और परिणाम की बात करें, क्या क्या परिणाम निकला? चलो, युद्ध हुआ तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकला। तो अरब विद्रोह का क्या परिणाम निकला? अरब क्रांति का सबसे अधिक टूनेशिया को हुआ, लेकिन ज़्यादा लाभ काफ़ी देशों को नहीं हुआ। इसीलिए इसे सफल नहीं माना जाता। मतलब इस युद्ध कह रहा हूँ, जो इस आंदोलन जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, इस फायदे तो ट्यूनीशिया को तो बहुत भरपूर हुआ, लेकिन जिन देशों के साथ साथ फैला उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे लीबिया, सीरिया जैसे देशों में बाहरी हस्तक्षेप के कारण विद्रोह सफल नहीं हुआ। मतलब वहाँ पे क्या था, विद्रोह हो तो रहा था, लेकिन जो भाई देश थे, भारी ताकतें थी, उसमें हस्तक्षेप के कारण ये सफल नहीं हुआ। यमन में सैनिक शासन द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। वहाँ का सैनिक शासन था, तो इसलिए वहाँ को आसानी से दबा दिया गया विद्रोह को। और सऊदी अरब में जनता को खुश करने के लिए कुछ संवैधानिक बदलाव किया गया। अब जनता को खुश करना है तो वहाँ पे संवैधानिक बदलाव अमेंडमेंट कर दिए, तो इससे क्या जनता शांत हो गई। तो इस तरीके की बात हमें देखने को मिलती है। और इस चैप्टर में जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और उसके लिहाजे हम अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में देखते हैं। सोवियत प्रणाली क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। सोवियत प्रणाली पूछते हैं। और सोवियत संघ की स्थापना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको भी हमने जाना। प्रथम राष्ट्रपति के सोवियत संघ के रूप में ये पेपर में आ सकता है। सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण है,
गोरबाचेव की नीतियाँ, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम रहे कहीं ना कहीं, और इसमें और ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक मैंने बताया नहीं अभी, इसको पढ़ लेना जैसे क्या है। और भारत और इजराइल संबंध किस तरीके रहे हैं, अरब स्प्रिंग वही 2010 में शुरू हुआ। भारत और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ कैसे प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध, 2003 से इसे इसकी फ्रीडम भी कहा जाता है, इसे 2003 में इसकी फ्रीडम भी। मध्य संकट है, मध्य संकट अफगानिस्तान की बात करते हैं, मध्य संकट क्या है अफगानिस्तान। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ लेना चाहिए, आप पढ़ लेना और ये पेपर में आते ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक यू।